Hello, college teens. This is me, Ishita, and you all are watching Ignu Pathshala. So, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन दिस होल यूनिट वी विल डिस्कस द सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्ट फेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 7 में. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज. सो मेन फीचर्स क्या आते हैं इसके कि सेकंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिल रही है. रेलवेज आ चुकी है, कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, बैंकिंग और फाइनेंस जैसी चीजें आ चुकी हैं कि अगर अब आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आप लोन की हेल्प ले सकते हो. लार्ज कॉर्पोरेशन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका एक सिंगल ओनर है, जैसे इंडिया में आप देखोगे तो रिलायंस एक लार्ज कॉर्पोरेशन है. ठीक है. ग्रेटर रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रोल जो है स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्लोजली लिंक किया जा रहा है नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और मॉडर्न स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से. स्टार्ट करते हैं कंट्री बाय कंट्री. तो फर्स्ट कंट्री थी फ्रांस. ठीक है. 1848 1870 ये टाइम पीरियड रहा सेकंड फेज जब फ्रांस ने एक्सपीरियंस किया. सो फ्रांस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रांस के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा लेट आया एज कंपेरिजन टू ब्रिटेन. फीचर्स क्या रहे इसके? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. तो रेवोल्यूशन के बाद जब रेवोल्यूशन थोड़ा सा शांत हुआ, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ना, जब वो थोड़ा सा शांत हुआ तब यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया. जो बड़े बड़े ऑनर्स थे, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते थे लोग, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया. एंटरप्रेन्योर एंड बैंकर्स बिकेम इम्पोर्टेंट. बैंकर्स इम्पोर्टेंट बन गए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई कंपनी है कंपनी है जिसको इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही है, फाइनेंस की कमी हो रही है, तो इस टाइप की कंपनीज में बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बाय प्रोवाइडिंग लोन. सेकेंड, रोल ऑफ नेपोलियन थर्ड. जो नेपोलियन थर्ड फ्रांस के लीडर बने, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी काफी अपलिफ्ट हुई फ्रांस की. जैसे कि गवर्नमेंट ने रेलवे को सपोर्ट किया, बैंकिंग को सपोर्ट किया. जो फर्स्ट बैंक था फ्रांस के अंदर वो भी नेपोलियन थर्ड ने स्टैब्लिश किया था. इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा काम किया और पेरिस को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज बनाया गया उनके कार्यकाल के अंदर. थर्ड, बैंकिंग डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग एक न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जो है शिफ्ट हुआ सोसाइटी में, एंड बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं लोन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लार्ज इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने में. फोर्थ, रेलवे एक्सपेंड हो रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है, रेलवे पास से कनेक्टिविटी बढ़ रही है. जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हम बहुत ही ज्यादा आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, कम समय में पहुंचा पा रहे हैं. फिफ्थ, मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन से हैं? अब हम इंडस्ट्रीज इतना बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो मेजर कौन कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल, कपड़ों की, आयरन एंड कोल, इंजीनियरिंग एंड लग्जरी गुड्स की इंडस्ट्री. क्योंकि सेकंड फेज आते आते सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो गया है, अब लोगों के पास पैसा है, तो लग्जरी गुड्स की इंडस्ट्री भी हमें देखने के लिए मिल रही है. लिमिटेशन क्या थी कि स्टिल जो हम देख रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी छोटी जो उद्योग लोग अपने घरों में चला रहे हैं या गांव लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. ग्रोथ स्लो है जर्मनी के अंदर अगर हम कंपेयर करें ब्रिटेन से. ठीक है. सॉरी, ग्रोथ वॉज स्लोअर देन ब्रिटेन एंड जर्मनी. ब्रिटेन एंड जर्मनी में जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है उससे स्लो था फ्रांस के अंदर. ब्रिटेन में तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में काफी अच्छी इकोनॉमी थी वहां की, वहां पे एज सच कोई मूवमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं थी. एंड जर्मनी ने भी काफी फास्टर ग्रोथ किया एज कम्पेयर टू फ्रांस. 8.3 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. 1871 टू 1940 का इसमें हमें टाइम पीरियड देखना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में भी कवर कराया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. सो 1871 के बाद फ्रांस के अंदर जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल स्टार्ट हुआ, जब इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई. लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुई जैसे कि स्टील, केमिकल्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज. एंड सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल. जब बड़ी बड़ी कंपनियां रिप्लेस कर रही हैं स्मॉल प्रोड्यूसर को, तो यहाँ पे क्या बन रही है मार्केट के अंदर? मोनोपोली, डोमिनेंस बन रहा है किसका? बड़ी बड़ी कंपनियों का. थर्ड, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एज वेल एज लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं. टेक्नोलॉजी, पहले स्टीम इंजन पे डिपेंडेंट थे. जो फर्स्ट फेज था वहां पे था स्टीम इंजन. एक सेकेंड, STE, STEAM, स्टीम इंजन. ठीक है. बट अब क्या इंपॉर्टेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी आ गई है.
Imperial expansion in this industrial need encouraged colonial expansion. France expanded overseas empire. So जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटेन ने भी सी रूट के थ्रू इंडिया इंडिया और अदर जैसी अदर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया और वहां से एक्सप्लोटेशन किया और वेल्थ अपने देश ले गए और वहां पे इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड किया. सिमिलरली फ्रांस ने भी ओवरसीज किया अपने एम्पायर को और ज्यादा बढ़ाया एज वेल एज बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनी बनाया और उनसे उनको एक्सप्लॉइट किया. तो इंडिया को भी ब्रिटेन ने ऐसे एक्सप्लॉइट किया था ट्रेड के नाम पे. वो आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी बट धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया. 8.4 टॉपिक हमारा बताता है जर्मनी के एक्सपेंशन के बारे में. सो जर्मनी यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियल पावर बनी 19th सेंचुरी के बाद है. लेट आया डेवलपमेंट बट काफी अच्छा डेवलपमेंट आया. अगर हम कंपेयर करें फ्रांस से तो फ्रांस में जो है 17th में ही हाँ 17th सेंचुरी खत्म होते होते ही जो है डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था जब नेपोलियन लीडर बने फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होते ही. बट जर्मनी में लेट आया क्योंकि जर्मनी का क्या चल रहा था यूनिफिकेशन चल रहा था. जर्मनी छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड था और जो बिस्मार्क थे बिस्मार्क ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो मैंने अपने यूनिट नंबर 7 में बताया कि जर्मनी को यूनिफाइड किया. सो ए इज लेजिस्लेशन ऑफ द नेपोलियन पीरियड. अब नेपोलियन पीरियड का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा. नेपोलियन रिफॉर्म्स ने इन्फ्लुएंस किया जर्मन इकोनॉमिक लाइफ को. जैसे कि फ्रांस के अंदर जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थी उनको अबॉलिश किया गया. लीगल रिफॉर्म्स आए कि सभी लोगों के लिए जो इक्वालिटी स्टैब्लिश की जाए ठीक है बिफोर लॉ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम हो सभी लोगों को. तो ऐसे ही जर्मन के जो लीडर थे उन्होंने भी सेम चीजें अडॉप्ट की फ्रॉम फ्रांस. बी जोल्वरिन कस्टम्स यूनियन. जोल्वरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स जो थे 1834 में आए जिसने इंटरनल ट्रेड बैरियर बिटवीन जर्मन स्टेट को क्या किया रिमूव किया. तो पहले क्या होता था मान लो ये जर्मनी का एरिया है ठीक है ये बहुत सारे रीजन में डिवाइडेड था. अब हर एक रीजन के ना अपने ट्रेड रूल थे कि हम इस देश के इस कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे या इस रीजन के साथ ट्रेड करेंगे इसके साथ नहीं करेंगे. बट जब बिस्मार्क ने इस इंडिया को यूनिफाइड कर दिया ठीक है अब ये छोटे छोटे रीजन्स जो हैं ये सब जर्मनी कहलाएंगे कि ये पूरा एरिया क्या है जर्मनी है. ठीक है जी से मैंने नोट कर दिया जर्मनी है. अब जर्मनी का ओल्ड नेम क्या था पर्शियन. ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है ये कि स्टैब्लिश इन 1834 अंडर पर्शियन लीडरशिप. जर्मनी का ओल्ड नेम था पर्शियन. जब पूरा यूनिफिकेशन हो गया तो उसको नाम दे दिया गया जर्मनी का. तो यहाँ पे कॉमन मार्केट बनाया गया जहाँ पे सभी लोग जो है एक दूसरे से ट्रेड करेंगे. ठीक है अब सब पे सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे क्योंकि अब जर्मनी एक यूनिफाइड स्टेट है. इंपॉर्टेंस क्या हुई इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी हर एक एरिया में इंडस्ट्रीज बढ़ी. ठीक है ट्रेड बढ़ा इकोनॉमिक यूनिटी आई जर्मनी के अंदर. रेलवे डेवलपमेंट हमें जर्मनी में भी देखने के लिए मिलता है जिसने इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट किया. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटाई है ना पहले बहुत ज्यादा समय लगता था एक गुड को दूसरी जगह ले जाने में. अब एक ही टाइम पे हम बल्क में गुड पहुंचा सकते हैं क्योंकि रेलवे काफी बड़ी होती है. रेलवे में काफी ज्यादा स्पेस होता है तो ज्यादा गुड आ सकता है कोच के अंदर. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ जॉइंट स्टॉक बैंक. अब बड़े बड़े बैंक बन रहे थे जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा लगा रहे हैं अपना और बैंक और इंडस्ट्रीज एक साथ काम कर रही हैं. एग्जाम्पल क्या था यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. ग्रोथ आफ्टर 1871 जर्मनी. अब जर्मनी में 1871 के बाद कैसे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई अभी हम देखेंगे. 1871 से पहले यूनिफिकेशन चल रहा था ये मैं यूनिट 7 में बता चुकी हूँ. अब इसके बाद कैसे ग्रोथ एक्सेलरेट हुई कैसे इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ. पहले तो जर्मनी के जो लीडर थे बिस्मार्क उन्होंने फोकस किया हैवी इंडस्ट्री पे कि कोल स्टील केमिकल मशीनरी जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है इस टाइप की हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जाए. सेकंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कनेक्टेड विद प्रोडक्शन जैसे कि स्टीम इंजन पे पहले डिपेंडेंट थे. फिर साइंस और इनोवेशन की वजह से क्या आई इलेक्ट्रिसिटी आई. कि अब मशीनें किस पे चल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं बिजली पे चल रही हैं. ठीक है स्टेट सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को यानी कि जो भी इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो रहा है उसमें स्टेट जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है रेगुलेट कर रही है. ना कि इंडस्ट्रीज अगर लगाई जा रही है तो उनको उनपे इन्फ्लुएंस या दबदबा नहीं बना रही बल्कि स्टेट उनको सपोर्ट कर रही है. इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा एक्सपैंड हो रहा है इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है. फोर्थ इज राइज ऑफ कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं.
ओके। कार्टेल्स का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। कार्टेल्स, देखो मैं कार्टेल्स बता देती हूँ थोड़ा सा। कार्टेल्स का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंपनीज की हम प्राइस जो है मार्केट के अंदर एक स्टेबल प्राइस जो है मार्केट के अंदर प्रिवेल कर पाए। इसका मतलब क्या है, अब थोड़ी इंग्लिश अगर किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बेसिक से बता दूं। अगर पार्ले जी है, ठीक है, अगर पार्ले जी 5 रुपए का है, पार्ले जी की कंपटीशन में आप अदर बिस्कुट भी देखोगे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी हो गया, टाइगर क्रंच हो गया एंड सीएनसी हो गया, ये काफी सारे बिस्किट हैं जिनकी कॉस्ट 5 रुपीज ही है। अब अगर ये जो पार्ले जी है, पार्ले जी अपनी कॉस्ट 2 रुपए कर दे और सेम जो 5 रुपए वाला बिस्किट है वो 2 रुपए में बेचने लग जाए, ठीक है, तो जो अदर कंपनीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने प्राइस बताने पड़ेंगे क्योंकि 2 रुपए वाला कितने लगेगा फिर, है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए एक स्टेबल प्राइस कि भाई अगर हम इतना ग्राम या इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं तो उसका एक प्राइस ये होना ही चाहिए। अब वो इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर किसी को चॉकलेट वाला खाना है तो वो चॉकलेट वाला खाएगा 5 रुपए में, ठीक है। अगर किसी को सिंपल बिस्किट खाना है तो वो पार्ले जी खाएगा। तो इस टाइप से पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करेगा वो, क्योंकि उसको किसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लग रहा है। बट हम लोग जो है एक प्रॉपर जो गुड्स है, गुड्स के हिसाब से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तय करेंगे। इसी टाइप की जो एग्रीमेंट थे वो होते थे कार्टेल के अंदर, जिससे बेसिक एक प्राइस जो है मार्केट के अंदर आए और कंपनियों में कंपटीशन जो है अननेसेसरी कंपटीशन, कि भाई अगर उसने 2 पे बेच रहा है तो मैं 1 पे बेचूंगा, इस टाइप का कंपटीशन ना इंक्रीज हो और इंस्टेबिलिटी ना आए। रोल ऑफ स्टेट इन रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जर्मनी हमने देख लिया, अब हम रशिया का देखेंगे। तो रशिया के अंदर काफी लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आया। फीचर्स क्या थे इसके, रशिया में जो है सारा जो कंट्रोल था वो स्टेट के हाथ में था, ये बता देते हो। यहाँ पे हर चीज जो है स्टेट कंट्रोल कर रही थी। स्टेट लेड डेवलपमेंट था, यानी जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ वो सब स्टेट के मद्देनजर में हुआ। प्राइवेट कैपिटल वाज लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी बहुत ही कम अलाउड थी, बहुत ही ज्यादा कम। सारी इंडस्ट्रीज में ज्यादातर स्टेट ने पैसा लगाया हुआ था, जो भी इन्वेस्टमेंट था सारा स्टेट से आ रहा था, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स से नहीं आ रहा था। कुल मिला के मेरा कहना ये है। रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे में यहाँ पे भी दिखाई देती है। थर्ड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्रांस एंड ब्रिटेन इन्वेस्टेड कैपिटल इन रशियन इंडस्ट्रीज। फ्रांस और ब्रिटेन जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस रशिया से पहले आ चुका है, वहां की कंपनियों ने रशिया में इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट हैवी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस हमें देखने को मिलता है, कोल स्टील ऑयल एंड मशीनरी। नेक्स्ट है ग्रिड सेक्टर मॉडल। अब ग्रिड सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन करता है लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को, यानी ऐसी कंट्रीज के इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिन्होंने लेट एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट आया। इवन इंडिया में तो 19th सेंचुरी में जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। अलेक्जेंडर जी के अनुसार कंट्रीज जो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस कर रही हैं उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट की नीड है, यानी कि स्टेट का कंट्रोल वहां पे ज्यादा हो। ओके, दे डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक। अब जो इंडस्ट्री जो कंट्रीज वीक हैं, ठीक है, उन 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 कंट्रीज के अंदर बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज को मेन रोल प्ले करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तभी वो कंट्री क्या कर पाएगी, एक्सपेंड कर पाएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को। अब मैं क्रक्स में बता दूं तो अलेक्जेंडर जी का मानना था कि अगर कोई एक ऐसा देश जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लेट आ रहा है तो उसको स्टेट, उसकी कंट्री की जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसका रोल वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बैंक का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एज वेल एज बाहर विदेश से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब हम इंडिया का मान लें, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आई थी 1991 में, 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, लेट 19th के अंदर। तो उससे पहले जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी इंडिया के अंदर वो काफी स्लो थी। एंड जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तब हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी ने जो है इंडिया में आके क्या किया, इन्वेस्ट किया, है ना। यही बता रहे हैं, जो कंट्री लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस कर रही है वहां पे किन किन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वाले मॉडल को, अलेक्जेंडर वाले मॉडल को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो यू मस्ट वॉच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बिफोर डूइंग एग्जाम, ठीक है। एग्जाम की प्रेप करने से पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जरूर देख लेना। इंडस्ट्रियल ट्रेंड 1860s टू 1890s, मेजर ट्रेंड क्या थे। अब पहला सेकंड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हम सेकंड फेज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फेज हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ चुके। अब इस टाइम पे बड़े बड़े बिजनेस आ रहे हैं,
फाइनेंस कैपिटलिज्म, ये सिर्फ वही बातें ज्यादातर रिपीट हो रही हैं कि बैंक्स जो और इंडस्ट्री जो है मिलके काम कर रहे हैं, बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ रहा है, जर्मनी एंड यूएसए चैलेंज ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डोमिनेंस। जैसे कि जर्मनी और यूएस ने क्या की, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल डोमिनेंस थी, क्योंकि सबसे पहले वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर गया था, तो उन्होंने चैलेंज की ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डोमिनेंस को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम। बिट यहाँ पे डब्ल्यू लगा लेना, ये बी पता नहीं कैसे डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। द ब्रिटिश सिस्टम रिफर्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर्गेई विट्टे इन रशिया। तो ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, जो सर्गेई विट्टे थे उन्होंने रशिया में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई। अब क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा बट स्टेट के अनुसार, स्टेट सारे लॉ पॉलिसी सब स्टेट बनाएगी। रेलवे एक्सपेंशन हुआ तब भी जो सारा फंडिंग थी वो किसने दी, स्टेट ने दी। थर्ड पॉइंट इज, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिट करके इन्होंने किस पे ध्यान दिया कि फॉरेन बाहर की जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। लास्ट पॉइंट इज हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया, जैसे कि कोल, स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज। एम क्या था, रशिया को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर बना। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1901 टू 1940। अब इसके फीचर्स क्या थे, अब जैसे जैसे सेकंड फेज अपनी पीक पे गया तो हम क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रिप्लेस कर रही है स्टीम इंजन को। मोनोपोलीज का राइज हो रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इंडस्ट्रीज वर रिकग्नाइज फॉर वॉर प्रोडक्शन। अब ऐसा भी माना जाने लगा कि ये जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है ना, कि जो देशों में होड़ लग गई कि भाई हम इतना एक्सपेंड कर लेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, हम इतने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी कहीं ना कहीं इसी का कारण है, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट होने की वजह से ही जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कंट्रीज के बीच में युद्ध हुआ। अब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है। जब भी किसी कोई भी डेवलपमेंट पीक पे जाता है तो एक टाइम ऐसा आता ही है कि जब डाउनफॉल होता ही है। तो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया, ठीक है। अब जब क्राइसिस आया तो क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों बन गया गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट, कि इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल किया जाए, ठीक है। जब भी देश की इकोनॉमी हम ये कहते हैं कि अगर इंस्टेबल होती है तो गवर्नमेंट ही क्या लेती है, प्रॉपर रिफॉर्म्स लाती है, गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है सारी चीजों को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, काफी बड़ा चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माई टेलीग्राम।